नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों। गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा द्वारा स्थापित श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र से मैं पवन कुमार टाक आज हम बात कर रहे हैं गो आधारित जैविक कृषि पद्धति से मूंग की उत्पादन तकनीकी के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी होगा, मूंग हमारे भोजन का प्रमुख अंग है दाल के रूप में। मानव जीवन में, मानव भोजन में प्रोटीन के तौर पर दाल सबसे महत्वपूर्ण अंग है और मूंग बड़े क्षेत्र पर राजस्थान के साथ कई राज्यों में उगाया जा रहा है। सौभाग्य से भारत सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य भी किसानों को बहुत अच्छा मिल रहा है और उत्पादन भी बहुत बेहतरीन प्राप्त हो रहा है। लेकिन विगत कई वर्षों से मूंग के साथ में जो रासायनिक उत्पादों का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिल रहा है। किसान बुआई से कटाई तक कई प्रकार के कृषि रसायनों का उपयोग करता आ रहा है, जिसके हानिकारक जो प्रभाव है वो उपभोक्ता, जीव जंतु, धरती सब पर पड़ रहा है। हमारा प्रयास रहता है किसान द्वारा उत्पादित प्रत्येक फसल अच्छी गुणवत्ता वाली हो और उसमें किसी प्रकार के रासायनिक उत्पादों का उपयोग नहीं हो। उसी क्रम में आज ये जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। मूंग की फसल में ही हम खड़े हैं और विगत 5 वर्षों से जो प्रयास हमने प्रैक्टिकली किए हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। किसान साथियों, जैसा आप लोगों को जानकारी होगा, सबसे पहली हमारी खेत की तैयारी की बात आती है। खेत की तैयारी में हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारी खेत की जुताई अच्छे से हो जाए। खेत में जितना भी कचरा पट्टी है, लकड़ियाँ हैं, ठूंठ है, उन सब की हमें सफाई हो जाए। पुराना जितना भी वनस्पतियाँ खड़ी है जिसके ऊपर ज़्यादा कीड़े, ज़्यादा रोग लगने की संभावना रहती है, उन सबको हटाने का प्रयास करें। खेत हमारा उबड़ खाबड़ है तो उसको समतल करने का भी प्रयास करें ताकि वहाँ जल भराव की स्थिति नहीं रहे, पानी टिके नहीं और अंकुरण क्षमता भी हमें अच्छा मिले। जो हमारे पौधों की जो संख्या है वो भी पर्याप्त मिल सके, ट्रैक्टर ठीक से चल सके। खेत की तैयारी के बाद में सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है हमारे फसलों का भोजन प्रबंधन, आहार प्रबंधन का विषय। संस्थान का ध्येय वाक्य है शुद्ध आहार स्वस्थ परिवार। शुद्ध आहार केवल मानव जीवन का विषय नहीं है, हमारी धरती का आहार भी शुद्ध होना चाहिए, धरती का पोषण भी अच्छा होना चाहिए। तो जहाँ पोषण प्रबंधन में खाद के विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। संस्थान ने विगत 3 वर्षों से यहाँ प्रयोग करते हुए कंपोस्ट बनाने की सबसे सरल विधि विकसित की है, जिसका नाम है सरल कंपोस्ट। बहुत सरल विधि है। हमारा 2 हाथ चौड़ा, 4 हाथ लंबा, 1 हाथ ऊंचा ये जो हमारा गोबर का ढेर है, जिसको स्थानीय भाषा में कुरड़ी, रेवड़ी, आकुड़ा, उकड़ी, ऐसे अलग अलग भाषा में इस ढेर को हम बोलते हैं। इस ढेर को सूखा है तो हमें गीला करना पड़ेगा और इसकी मात्रा जो 2 हाथ चौड़ी, 4 हाथ लंबी, 1 हाथ ऊंची जो इसकी मात्रा आएगी उसका वजन रहेगा 10 क्विंटल। अब इसको हमें गीली करने के पश्चात इसमें लकड़ी से छेद करेंगे। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। इसमें छेद करने के बाद 3 चीज़ें हमें मिलानी है। 2 किलोग्राम गुड़, 30 लीटर छाछ और देसी गाय का 30 किलोग्राम ताज़ा गोबर। ताज़े का मतलब ये है 5 से 7 दिन तक का ताज़ा गोबर। इसको 150 लीटर पानी में हम मिलाएंगे और बढ़िया गोल बनाएंगे। जिस रेवड़ी में, जिस आकुड़ा में, जिस उकड़ी में हमने छेद किए हैं उसके अंदर डब्बे भर भर के इसके अंदर पिला देंगे। उसके पश्चात पिलाने के बाद इनके ऊपर कचरा ढक देंगे। बरसात की स्थिति इस मानसून में अच्छी रहेगी तो पहले ही हम इसमें कचरा ढक के तिरपाल भी ढक सकते हैं। लेकिन ये कार्रवाई हमें मूंग की बुआई से 2-3 महीने पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि मूंग उत्पादन के समय ये कंपोस्ट हम डाल सकें। लेकिन जिन किसान भाइयों ने ये प्रयास नहीं किया, जो अब वीडियो को देख रहे हैं, और उनके लिए ये रहेगा कि वो जो रेवड़ी, आकुड़ी, कुरड़ा, गुरड़ी, जो भी आप जिस भाषा को बोलते हैं, उनमें जो परंपरागत तरीके से आपने जो खाद स्टोर कर रखा है उसमें ऊपर से जो कंडे हैं इनको आप हटा देवें।
पका हुआ गला हुआ खाद आपके खेत में पहुँचे, जिसमें कचरे का बीज ना हो, बदबू ना हो, गर्म ना हो, यही खाद डालना चाहिए। एक बात और, हमारे किसान भाई खाद डालने का बुआई से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, जेठ आषाढ़ की गर्मी में ही वो खाद ढेरियाँ बना के खेतों में ट्रॉलियों से खाली कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। इस कुप्रथा से हमें बचना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हम खेत को खुले में फेंक के जाते हैं। तेज़ गर्मी की वजह से सारा गोबर का जो रस है, सारी नमी है, सारे जीवाणु है, उनका संतुलन ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए हमें अच्छी कंपोस्ट बनाकर बुआई से 5-7 दिन पहले खेत में फेंकनी चाहिए, ताकि इसके परिणाम हमें अच्छे प्राप्त हों। अब बात करेंगे मूंग के लिए हमें कितना खाद डालना चाहिए। हमारा 1 एकड़ 2.5 बीघा ज़मीन में कम से कम 40 क्विंटल खाद हमें डालना है। पका हुआ अच्छा सुगंधित ठंडा खाद हमें डालना है, और उसको यदि मुट्ठी में लें तो चूरमे की भांति रहे और हाथों में किसी प्रकार का चिपचिपापन नहीं रहे। ये हमारा अच्छा सरल कंपोस्ट है। 40 क्विंटल मात्रा बुआई से पहले हमें इसके अंदर डालनी है। अब बात करेंगे हम बीज के चयन की। सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है बीज। यदि हमारा बीज अच्छा नहीं है तो निश्चित तौर पर उत्पादन हमारा अच्छा प्राप्त नहीं होगा। अब इसके लिए हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, कीट प्रतिरोधक क्षमता वाली उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। प्रयास करिए कि हमारा बीज स्वयं का हो, स्वयं द्वारा उत्पादित हो। लेकिन प्रारंभिक प्रयास में किसान के पास यदि बीज नहीं है तो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के प्रत्येक जिले पर, प्रत्येक ब्लॉक में, ब्लॉक खंड में ये स्थापित हैं और अच्छा प्रयास जारी है। इनसे हम उन्नत बीज प्राप्त करके कार्य को आगे चालू कर सकते हैं। अलग अलग जलवायु खंड के अनुरूप अलग अलग प्रकार की किस्में, कुछ किस्में यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे। मैंने 8-10 किस्में यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, जिसको आप देख सकते हैं। जो आपके यहाँ इनमें से जो उपलब्ध हैं वो किस्म का चयन आप कर सकते हैं। लेकिन आग्रह यही रहेगा, बीज स्वयं का तैयार हो, इसकी आपको मनोबल आपको बनाना चाहिए, ताकि अगली बार बीज हमें खरीदना ना पड़े। अब बात करते हैं इसके अंकुरण क्षमता को लेकर। हम बीज कहीं से भी कैसा भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि अंकुरण क्षमता न्यून होगी तो अच्छा नहीं होगा, आगे जाकर उत्पादन कम होगा। तो इसका सरल विधि ये है। पहली विधि तो बीज को हम टेबल पर अपने खेत घर में ही अंकुरण क्षमता इसकी चेक कर सकते हैं। 100 बीजों को सूती कपड़ों में लेकर उसको भिगो देवें, भिगोकर उसकी परत बनाकर किसी छायादार स्थान पर रख देवें, और कुछ ही 1-2 दिन में ये बीज सारे अंकुरित हो जाते हैं। और 100 में से न्यूनतम 80-90 बीज उगने आवश्यक हैं, तो ये बीज हमारा अच्छा है। नहीं तो ये बीजों की अंकुरण क्षमता न्यून है, हमें बीज बदलना चाहिए या बीज की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। दूसरा एक विषय नया जुड़ रहा है। अभी तक हम टेबल पर टेस्ट करते आए, हमारी मिट्टी की संरचना अच्छी नहीं है, मिट्टी हमारी ऊसर है, मिट्टी हमारी बंजर है, मिट्टी में जहर ज़्यादा गया है, तो अच्छा बीज होता हुआ भी हमारी मिट्टी के अंदर ये बीज जाके अंकुरित नहीं हो पाएगा। अंकुरण प्रतिशत आपने टेबल पर चेक किया, खेत पर नहीं किया। इसके लिए सरल विधि है, आप अपने खेत पर 1 हाथ लंबी 1 हाथ चौड़ी छोटी सी क्यारी बनाइए और उसके अंदर लाइनें बनाइए, और उनमें गिनती के 100 दाने मूंग के 1 अंगुल नीचे लाइन बनाते हुए डालें, फिर ऊपर मिट्टी ढक देवे, फिर ऊपर पानी डाल देवे, और 4-4 अंगुल दूरी पर इन मूंग के बीजों को डालना चाहिए, और पानी छिड़क कर आप इसको छोड़ दीजिए। अच्छा पानी पिलाए जैसे खेत में पिलाते हैं। अब ये बीज आपके जितने अंकुरित आपके खेत में होंगे वही आपकी अंकुरण प्रतिशत है, ये आपकी खेत की जो वर्तमान स्थिति है इसी के अनुरूप हो जाएगा। ये हुई बात अंकुरण क्षमता के जांच की। आपका बीज क्वालिफाई है, आपको लगा ये मेरा बीज अच्छा है, तो अब हम करेंगे इसका उपचार। बीज उपचार की सबसे सरल विधि यही रहती है जो आप वीडियो में अभी देख रहे हैं, कि हमारा जो 10 किलोग्राम जो बीज है वो बीज 1 एकड़ 2.5 बीघा में काम आएगा। 8 से 10 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में काम आएगा। 2.5 बीघा, 2.5 बीघा मतलब जिसका बीघा 1620 वर्ग मीटर का है या 17,000 फीट का है, उनके यहाँ 2.5 बीघा। नहीं तो एकड़ की गणित समझे, 8 से 10 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में हमें उपयोग करना है। अब इसमें 8 से 10 किलोग्राम बीज के लिए मात्र 100 ml देसी गाय का गौमूत्र
और एक चूने की ट्यूब जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इन दोनों को अच्छे से मिलाएंगे, मिला के बढ़िया मिक्स करेंगे और छायादार जगह में सुखा देंगे। न्यूनतम 12 घंटे पहले ये कार्यवाही हो जाए। 12 घंटे तक ये बीज हम रख सकते हैं और उसके बाद हम बुझाई में काम में ले सकते हैं। ऐसा करने से हमारी बीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता, कीट प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, अंकुरण प्रतिशत भी बढ़ता है। ये था बात बीजोपचार की। ये उन्नत किस्म की उपचारित बीजों को हम सीड ड्रिल के माध्यम से बोएंगे। बोते समय इतना सा ध्यान रखें, कई बार मिट्टी के अंदर कचरा आ जाता है अपनी सीड ड्रिल की नालियों में, कई बार लकड़ियाँ फंस जाती है तो बीज चौक हो जाता है, लाइनें खाली रह जाती है। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। बोते समय ये भी ध्यान रखें, खेत की ढाल पूर्व से पश्चिम है तो ट्रैक्टर की दिशा उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए ताकि हमारा बीज बहकर आगे ना निकले। ये एक तकनीकी बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमारा सनातन संस्कृति में हमारी जो अध्यात्म है उसको भी साथ में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमें अनुकूलता मिलती है कि हमारी बुआई का काम पूर्णिमा के आसपास हो जाए तो सबसे अच्छे सगुन हमें मिलेंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमारी ज़मीन का जो जल तत्व है जिसको ज्वार भाटा कहते हैं ऊपर की तरफ अभिगमन करता है। ऊपर की सतह पर प्राकृतिक नमी का स्तर अत्यधिक लेवल पर रहता है, तो इससे अंकुरण क्षमता बढ़ती है और भी कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव हमारे बीज को मिलते हैं, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। जैसा कि बुध बौवणी और शुक्र लावणी का जो विषय आ रहा है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि पूर्णिमा के आसपास बुआई हमें करनी चाहिए। बुआई के बाद में जब जब पानी पड़ता है, अच्छा बरसात बढ़ती है, जब जब पानी पर्याप्त खेतों में पड़ता है, उस समय आप 1 एकड़ में 80 किलोग्राम देसी गाय का ताज़ा गोबर पानी के साथ गोल बनाकर पंचामृत की जैसे अपने खेतों में छिड़क देवें। ऐसा करने से आपकी ज़मीन में जो सुषुप्त अवस्था में, निंद्र अवस्था में जितने भी लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए ज़मीन के नीचे की सतह पर थे, ये गोबर की गंध मात्र से उनके जो हार्मोन्स होते हैं, इस प्रकार के केमिकल रिलीज़ होते हैं कि उनको जागृत अवस्था में करते हैं और ये अपनी ज़मीन के ऊपर की सतह पर आना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। पोषक तत्व जो उपलब्ध अवस्था में ज़्यादा होते हैं और ज़मीन भुरभुरापन पोसरी होना शुरू होती है। कई प्रकार के लाभ इस देसी गाय के ताज़ा गोबर से प्राप्त होते हैं। ये प्रयोग हमारे यहाँ कई बार हो चुका है, कई किसानों ने करके देखे हैं। अब हमारी फसल जैसा ही 15 से 20 दिन की हो जाती है तो निश्चित तौर पर इसमें रस चूसक कीट लग जाते हैं जो आगे जाके वायरस को ट्रांसमिट करने में बढ़ावा देते हैं। यदि हमारी फसल को वायरस से बचानी है, कीटों से बचानी है, तो 15-20 दिन के अंदर ही हमें स्प्रे करने की आवश्यकता है। तो जहाँ कीट नियंत्रण के विषय पर बात आ रही थी, तो किसानों के खेत में अधिकतम रस चूसक कीट इलियाँ मूंग की फसल में लगती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन 10 पत्ती कीट नियंत्रक हम किसानों से बनवाते हैं, जिसकी सरल विधि है अपने खेत पर, अपने जंगल में, अपने आसपास खड़ी वनस्पति जिसको गाय नहीं खाती है, जैसे आक, बेल, बबूल, धतूरा, करंज, महुआ, आम, अमरूद, जामुन, कनेर, करंज, ऐसी वनस्पतियाँ 10 प्रकार की लेवें जिनकी प्रत्येक की मात्रा 2 किलोग्राम। इसके अतिरिक्त 4 चीज़ें और, तंबाकू आधा किलोग्राम, हरी मिर्ची आधा किलोग्राम और लहसुन आधा किलोग्राम, अदरक आधा किलोग्राम। जहाँ हमने 10 वनस्पतियाँ 2-2 किलो ली, वहाँ नीम 5 किलो लेना अनिवार्य है। 2 चीज़ें हमें और जुड़ेगी, देसी गाय का 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलोग्राम ताज़ा गोबर 2-5 दिन में इकट्ठा किया हुआ, ये ताज़ा ही होता है, ये हमें उपयोग में लेना है, ड्रम में भरना है। इन सब की बहुत बढ़िया कुट्टी बनाकर बहुत बढ़िया मिक्सी में जूस बना लो भले, ताकि जल्दी से जल्दी ये दवा तैयार हो सके। ये जूस बनाने के बाद, बढ़िया लस्सी बनाने के बाद, ये सब घोल डालने के बाद 140 लीटर ड्रम में पानी और मिलाना पड़ेगा। ये हमारी 15-20 दिन के अंदर ही 140 लीटर दवा तैयार हो जाएगी। ये दवा 15 लीटर की टंकी में 1.5 लीटर उपयोग होनी है, शेष पानी आएगा, मतलब 13.5 लीटर 14 लीटर पानी आएगा, 1.5 लीटर हमारी ये जो हमारी नीम, बेल, बबूल, धतूरे की जो दवाई बनी है ये आप उपयोग करेंगे।
और ये बात ध्यान रखनी है ना, 15 से 20 दिन की अवस्था के अंदर ये स्प्रे होना आवश्यक है। अब इसके बाद में हमारी फसल महीना भर की जब हो जाती है, लगातार बादल छाए हुए रहने से, लगातार पानी भरे हुए रहने से, मौसम की एकदम उथल पुथल होने की वजह से मूंग के अंदर जो वानस्पतिक बढ़वार है वो कई बार कम हो जाती है, उसमें फूल फल कम आते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर, हाई पावर के तौर पर हमें एक सरल उत्पाद का स्प्रे करना होगा, जिसमें 2.5 बीघा 1 एकड़ पर खर्च आएगा मात्र 20 रुपये। ये बनाने की भी सरल विधि आप सबके साथ साझा कर देता हूँ। हमें 1.5 लीटर देसी गाय का सामान्य गौमूत्र लेना है। पुराना भी लिया जा सकता है, ताज़ा भी लिया जा सकता है, लेकिन गाय का ही चाहिए, बड़द का भी नहीं होना चाहिए। वर्ध गाय का चलेगा, छोटी बछड़ी का चलेगा, गाय का चलेगा, दूध देने वाली का चलेगा, लेकिन इस प्रयोग में बड़द का भी गौमूत्र काम नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे 1.5 लीटर गौमूत्र में 2 चूने की ट्यूब, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, इनमें बढ़िया घोल बनाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इस घोल को। और इसके साथ में ये 1 टंकी का फॉर्मूला है, 13.5 लीटर पानी और मिलाएंगे, 1.5 लीटर ये घोल मिलाएंगे, और ये हमारा 1 टंकी का फॉर्मूला हो गया। 1 एकड़ में 2.5 बीघा ज़मीन यदि 1620 वर्ग मीटर में है तो, या 1 एकड़ पूरे क्षेत्र में हमारे को हाथ वाली जो टंकी है वो 10 टंकी लगेगी। तो 10 टंकी के हिसाब से अपने फॉर्मूला इस 1.5 लीटर गौमूत्र 2 चूने की टीप के हिसाब से हम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बड़े आत्मविश्वास के साथ हम आपको बता रहे हैं, हमारे किसानों ने ऐसा कई जगह प्रयोग करके देखा है। मात्र 5 से 7 दिन में फसल की रंगत का बदलना, हरापन बढ़ना, ऐसे कई सारे शुभ संकेत हमें इस गौमूत्र चूने के नाम से जो सरल हाई पावर है, इसके मार्फत हमें मिलते हैं। ये प्रयोग बहुत सस्ता है, बहुत सरल है, हम किसी भी फसल में, अन्य फसल में भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के विषय पर। तो किसान साथियों, जैसा आपने देखा होगा, गो आधारित जैविक कृषि उत्पादन की जो मूंग उत्पादन के विषय पर जो जानकारी हमने भाग 1 के माध्यम से वीडियो में दिया था, हमने यहाँ तक बताया था कि कैसे हमें बुआई करनी है, क्या क्या हमें खाद डालना है, कौन कौन सी दवाई हमें डालनी है, लेकिन उसमें एक विषय शेष रह गया था, वो है खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों एवं बहनों, आपको जानकारी में रहे कि खरपतवार क्यों उगता है, ये यदि हम जान लेंगे तो हम अपने जीवन में कभी खरपतवार नाशी का उपयोग अपने खेतों में नहीं करेंगे। आप जब विकसित देशों के अध्ययन पर जाएंगे तो पता चलेगा, वहाँ पर इस प्रकार के अध्ययन हो चुके हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर कोई भी खरपतवार उगता है तो निश्चित तौर पर किसी बात का संकेत है कि उस मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। यदि उस मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो उसके अनुकूल खरपतवार उगेंगे, उसका पीएच न्यून है तो उसके अनुकूल खरपतवार उगेंगे। ऐसा ही कुछ खरपतवार कुछ पोषक तत्वों की कमी से उगते हैं तो कुछ अधिकता से भी उगते हैं। ये एक अलग अलग गुणधर्म, अलग अलग फसल में, अलग अलग जलवायु खंड में, अलग अलग सिस्टम से नजर आते हैं। यदि खरपतवार नाशी से खरपतवार नियंत्रित होते हैं तो हमें एक से दूसरे स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ती और दूसरे वर्ष भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो किसान भाई जानकारी के अभाव में निरंतर खरपतवार खेतों में डाल रहे हैं, जबकि हमें ध्यान में रखना है कि हमारे खेत में खरपतवार क्यों उगता है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि एक ये स्क्रिप्ट आपके यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक देश के अंदर ये मोथे के विषय पर खरपतवार के संबंध में बात बताई गई कि मोथा जो साइप्रस जिसको बोलते हैं वो उगता है तो निश्चित तौर पर आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है। ऐसा ही पुनर्नवा के विषय पर भी बताया हुआ है, ऐसा और भी खरपतवारों के बारे में बताया हुआ है। बथुए के विषय पर स्पष्ट है, जिन जमीन में आयरन की कमी होती है वहाँ बथुआ उगता है, ऐसा विकसित देशों के अनुसंधान और अध्ययन कह रहे हैं। तो ये सर्वविदित है कि विगत कई वर्षों से लगातार कृषि रसायनों का जो उपयोग हुआ असंतुलित तौर पर हुआ। जमीन से निकालने के नाम पर 20 तत्व निकाले गए और देने के नाम पर 2 या 3 दिए गए, तो निश्चित तौर पर कई पोषक तत्वों की कमी हुई तो कुछ का असंतुलन भी हुआ। खरपतवार के विषय पर मैं इसलिए बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं हम तो कि आप पहले समझिए कि खरपतवार क्यों होता है। हमारी ज़मीन में हम फसल चक्र को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर खरपतवार कम होगा।
क्योंकि एक ही फसल बार बार बोएंगे तो निश्चित तौर पर उसकी पोषण प्रबंधन का जो चक्र है वो भी टूटेगा, वो भी बिगड़ेगा। तो ये सब बातें आपको समझने की भी आवश्यकता है कि हमें खरपतवार नाशी डालने के बजाय हमें खरपतवार प्रबंधन पर काम करना चाहिए ताकि अच्छा काम हो जाए। पोषण प्रबंधन के बाद एक महत्वपूर्ण बात है जो पिछले साल के कुछ डेटा हमारे सामने आए थे। हमारे किसान ने कहा कि जितना हमने केमिकल से स्प्रे किया, जितना खर्चा आया था, उतना ही खर्चा हमने लेबर से खरपतवार निकालने में लगाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि जहाँ लेबर से हमने खरपतवार नियंत्रण किया उसकी उत्पादकता ज़्यादा थी। ये तो बिल्कुल सामान्य बात है कि हमने हाथों से खरपतवार को निकाला तो उस ज़मीन की भुरभुरापन ज़्यादा हुआ, ज़मीन में हवा का प्रभाव अच्छा हुआ, ज़मीन के जीवाणुओं की जो स्थिति है बहुत अच्छी हुई, केंचुए को भी अनुकूलता मिली। तो खरपतवार में पर्यावरण मित्र तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर खरपतवार का नियंत्रण काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं। ऐसा ही बैल चलित, मोटरसाइकिल चलित उपकरण भी आ चुके हैं जिस खरपतवार नियंत्रण में बहुत अच्छी मदद करते हैं। तो ये प्रारंभिक दौर पर हम खरपतवार नियंत्रण इनसे कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कुप्रथा कहें तो भी कोई गलत नहीं है खरपतवार नियंत्रण के संदर्भ में। हमारे किसान भाई इस प्रारंभ में खरपतवार नियंत्रण करना ही महत्वपूर्ण समझते हैं, जो कि गलत है। खरपतवार नियंत्रण किसी भी खेत में अंत तक होना चाहिए। यदि अंत में कटाई से कुछ दिन पहले कुछ खरपतवार पकाऊ होकर बीज बिखेर देते हैं तो अगले कई वर्षों तक वो बीज टिके हुए रहते हैं और खरपतवार के रूप में परिभाषित होते ही रहेंगे। यदि एक जागरूक और प्रगतिशील किसान खरपतवार नियंत्रण का कार्य कटाई तक करता है तो निश्चित तौर पर खरपतवार भी प्रबंधित होंगे और अगले वर्ष भी आपको लाभ मिलेगा। ये थी बातें खरपतवार नियंत्रण के संदर्भ में। अब दूसरा विषय आता है कीट नियंत्रण में अन्य पर्यावरण मित्री तकनीक के बारे में। विषय मूंग की खेती का चल रहा है तो निश्चित तौर पर रस चूसक कीट लगते हैं, उसमें इल्ली भी लगती है और रोग भी लगते हैं। फिर से आपको स्पष्ट कर देता हूँ, यदि जिस किसान भाई ने जैसा खरपतवार के विषय पर सोचा ऐसा यदि कीट के विषय पर सोचेगा तो वो भी जीवन में कभी कीटनाशक नहीं डालेगा। क्यों? हमारे खेत में कीड़ा क्यों आया है और कौन सा आया है, ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, क्यों आया है? क्या मेरे खेत की, मेरी फसल में नाइट्रोजन की अधिकता तो नहीं हुई? मेरे पौधों के पत्तों में रस का बहाव ज़्यादा तो नहीं है? यदि है तो निश्चित तौर पर रस चूसक कीट पहले आएंगे, इल्ली पहले लगेगी और पहले खाएगी। ये भारत के अंदर ही कृषि वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के अनुसंधान करके साबित किया है कि ज़्यादा नाइट्रोजन डालने की वजह से रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ता है। कीटों का प्रकोप बढ़ता है, कई प्रकार के कीटों का प्रकोप बढ़ता है। तो ये अब मूंग की फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत कम होती है, फिर भी किसान गलती से उसमें डीएपी का उपयोग कर लेता है। ऐसा नहीं करना जिससे कि हमारे रस चूसक कीट खेत में ज़्यादा आए। दूसरा, जैसा मैंने फसल चक्र के बारे में वहाँ खरपतवार के संदर्भ में बताया वो विषय यहाँ पर भी लागू होता है। हालांकि हमारी फसल की सघनता, फसल के अंदर पौधों की संख्या, ये भी बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारक हैं हमारे कीटों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। एक बात आती है कि खरपतवार के लिए पर्यावरण मित्र तकनीक के तौर पर हम पीले रंग के ट्रैप लगा सकते हैं, नीले रंग के लगा सकते हैं। लोहे के पीपे को काट के और इसके ऊपर कलर करके पीला रंग का, नीले रंग का, और उसको कमर की हाइट पर लगा देंगे तो समस्त रस चूसक कीट 1 एकड़ में यदि हम 10 स्टिकी कार्ड, 10 अपने ये पीले वाले, 10 नीले वाले हम लगाते हैं तो निश्चित तौर पर सारे कीट उसके ऊपर आकर बैठते हैं। ये स्टिकी कार्ड न केवल कंट्रोल करते हैं बल्कि एक संकेत तक भी है कि इससे ज़्यादा अवस्थाओं में कीट आते हैं तो हमें खेत में किस प्रकार के स्प्रे करने की भी आवश्यकता है। ऐसा ही हम लाइट ट्रैप के नाम पर कर सकते हैं। जो इल्लियाँ लगती है वो निश्चित तौर पर तितली से इल्ली बनती है। उन तितलियों को कंट्रोल करने के लिए लाइट ट्रैप सबसे बहुत सरल फॉर्मूला है। अपने तेल का पीपा काट के चारों तरफ हवादार जरों के बना के जो वीडियो में आप देख रहे हैं उनमें रात को 8 से 10 बजे के मध्य लाइट लगाकर नीचे पानी भरकर थोड़ा केरोसिन की बूंद डाल के, मीठा तेल की बूंद डाल के छोड़ देंगे तो सारे खेत की तितलियाँ उस पानी के अंदर आ जाएगी।
इस प्रयास से भी कीट नियंत्रण का काम भी होगा, संकेत का भी होगा कि खेतों में कहीं तितलियों की संख्या ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा होने की स्थिति में हमें अपने खेत पे कोई कीट नियंत्रक, जैसा भाग फर्स्ट में हमने 10% कीट नियंत्रक के बारे में बताया, वो करना चाहिए। ऐसे ही नीम आधारित उत्पादों का भी उपयोग करना चाहिए। नीम का तेल सबसे अच्छा कीट नियंत्रक और रोग नियंत्रक के रूप में भी काम करता है। हालांकि बाजार में आजकल महंगे कीट नियंत्रक में नीम तेल मिलने लग गया है, तो उसकी मात्रा मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। यदि 300 ppm जो नॉर्मल नीम का तेल गाड़ी से निकलता है, नीम की निम्बोली से, वो यदि एक टंकी में 80 ml 15 लीटर पानी के साथ डालते हैं तो बहुत बढ़िया कारगर करता है। इसके अलावा लाइट ट्रैप और स्टिकी कार्ड के अतिरिक्त एक आता है फेरोमोन ट्रैप। मूंग की फसल में लगने वाली तितलियों को कंट्रोल करने के लिए उसमें एक ल्यूर लगता है, जो वीडियो में आप देख रहे हो, जिसमें सारी जो मादा है वो तितलियां अपने यहाँ पर कंट्रोल होकर इस थैली के अंदर आ जाती है। ये भी कीट नियंत्रक का एक उपाय है। तो ये जो मूंग की खेती के विषय पर जो बातें अधूरी रह गई वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। और मेरा ये आग्रह रहेगा कि हमारा संस्थान का जो ध्येय वाक्य शुद्ध और स्वस्थ परिवार, उसमें आप अपने व्यवसाय के लिए ये सब चीज़ें करें, लेकिन शुद्ध और स्वस्थ परिवार में अपने परिवार के लिए वर्ष भर में जो काम आने वाली समस्त चीज़ें, अनाज, दाल, तेल, फल, मसाला, औषधि, चारा, दूध, दही, ये समस्त पूर्णतया गो आधारित जैविक कृषि से मिले, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आप हमारे संस्थान द्वारा विकसित पोषण वाटिका के जो मॉडल है, जिसमें ये सब चीज़ें आपको एक परिवार के 1 बीघा के मॉडल से मिलेगी, एक गाय से मिलेगी, इसको आप अपना सकते हैं। इसका अलग से वीडियो भी इसमें लिंक में मैं आपको साझा कर दूंगा। तो ये वीडियो निश्चित तौर पर इसी व्यवस्था को लेकर हमने बनाया। गो आधारित जैविक कृषि किस तरह निरंतर किसानों के खेत तक पहुँचे, और यदि हम 1 बीघा पर यदि खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत के 10 करोड़ किसान 1 बीघा पर करते हैं, तो 10 करोड़ बीघा ज़मीन जैविक होती है। और 1 बीघा पर एक परिवार के 5 से 7 सदस्यों का भोजन होता है, तो निश्चित तौर पर 50 से 60 करोड़ जनसंख्या उस 1 बीघा से भोजन कर पाएगी, बिना जहर वाली। गो आधारित जैविक कृषि से अमृतमय अनाजों का सेवन इस विधि से किया जा सकेगा। ये मॉडल हमारी संस्था पर आप आकर भी देख सकते हैं, और भी किसान इस पर कर रहे हैं, उनके नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी बातें गो आधारित जैविक कृषि के तकनीकों के बारे में हमने आपको कही। ये वीडियो हम सैकड़ों वैज्ञानिकों की सलाह, हजारों किसानों के यहाँ बातें और फील्ड ट्रायल लगवाने के बाद बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा ही लग रहा होगा। तो आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा। इस पर आपके अंदर जो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं जो उठ रही है वो ज़रूर रखें। सब्सक्राइब करने से आपको ये लाभ होगा कि ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा भी अन्य किसानों से निरंतर मिल रही है, तो और वीडियो बनाएंगे, उसकी जानकारी भी आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाग दूसरा जो अधूरा रह गया उसको देखने के लिए धन्यवाद।